बाकी तो कर ही रखे हैं मैंने पहले ही, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे स्टार्ट करा था। चलिए ठीक है, अगर आपको लक्ष्मीकांत में खोल के भी देखना है तो चैप्टर नंबर 26 सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिएगा। और मैं कंपैरेटिव स्टडीज करता हूँ, मैं आप लोगों को पहले से ही पता है। सुप्रीम कोर्ट और साथ में हाई कोर्ट देखेंगे। और हाई कोर्ट का चैप्टर नंबर 34 है। जैसे हम प्रेसिडेंट और साथ में गवर्नर देखते थे, लोकसभा और राज्यसभा के साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर। कंपैरेटिव स्टडीज काफी सही रहती है, तो इसलिए मैं कंपैरेटिव ही कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 26 और चैप्टर नंबर 34 अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत आप देख सकते हैं। अगर जो भी इसके साथ साथ भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखते हैं तो पार्ट 5 के अंदर आपको ऑब्वियसली बात है देखने को मिलता है आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक। अच्छा, एक मेरे को हिस्ट्री का क्वेश्चन बताना, चार्टर एक्ट वाला। सबसे फर्स्ट आपको सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट था वो आज के सुप्रीम कोर्ट के बराबर नहीं है, लेकिन फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट आपको कब देखने को मिलता है भारत के अंदर? पहला सुप्रीम कोर्ट किस टाइम पे बना था? ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट था और वो कहाँ बना था? लेकिन वो वाला सुप्रीम कोर्ट आज के सुप्रीम कोर्ट से डिफरेंट था, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट वो सुप्रीम कोर्ट था। कहाँ मिला था वो देखने को? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ देखने को मिला था? कलकत्ता में, एग्जैक्टली। कोलकाता में आपको देखने को ये मिला था, काफी अच्छे से ये सुप्रीम कोर्ट था। और ये किस टाइम पे बना था? 1773 में। और इसका अगर मैं बता दूं आपको तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखने को मिला था, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ था 1774 के अंदर। इस कोर्ट को सिर्फ दो ही पावर थी, आप ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन की। ठीक। अभी मैं बता दूंगा आगे ओरिजिनल और अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता, आप लोगों को पता भी होगी वैसे ऑलरेडी, हम तो रिवाइज ही कर रहे हैं, है ना? तो इस कोर्ट के पास सिर्फ दो ही पावर थी, ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। इसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता था और तीन जजेस होते थे। ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट था कहाँ पे, जो 1774 में सबसे पहली बार कहाँ पे देखने को मिला था आपको? कलकत्ता में। ठीक। तो उसको ध्यान रखिएगा, इसकी एज सच इतनी भी कुछ पावर नहीं थी, इसमें कुछ आप अपील लेके नहीं जा सकते हो, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो चार्टर एक्ट जिस टाइम तो हमने ये चार्टर एक्ट भी रह रहा है, अभी तो मेरे ध्यान नहीं रहा था। चार्टर एक्ट भी रह रहा है, ये भी नहीं करा था हमने अभी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखें तो मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एक तरीके का आपका कस्टडियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यूपीएससी 2015 में ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आया था। सुप्रीम कोर्ट इज कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट कर दिया वही मान्य होगा, अदर चीजें तो कुछ मान्य नहीं होंगी। चाहे आपका हाई कोर्ट भी उस चीज को कुछ भी इंटरप्रिटेट करता हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कुछ इंटरप्रिटेट करता हो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में, बट सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। और पार्लियामेंट, ठीक, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को कम नहीं कर सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा जरूर सकती है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को कम नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा सकती है। ठीक। और अच्छा, ये बताइए, ये क्वेश्चन, ये शायद बताना एक बार, शायद मैं पूछ ही चुका हूँ, आप लोगों को पता भी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ एक आपको दिल्ली बेंच देखने को मिलती है। कि इस दिल्ली बेंच को कहीं और भी इस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें किसकी मंजूरी चाहिए? मतलब इफ अगर मैं दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच अदर जगह भी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ ऑल ओवर द इंडिया, अलग अलग स्टेट में, तो उसमें किसकी मंजूरी के बिहाफ पे मैं ये सब कर सकता हूँ? वैसे किसका आपको वो चाहिए? एक तो थोड़ा सीजेआई, सीजेआई की प्रेसिडेंट। सीजेआई के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होगा फिर। अच्छा, चलिए ठीक है, ये बताना। देखिए कौन होगा कौन नहीं। ठीक है, सीबीआई। ओके। अच्छा चलो ठीक है, इससे पहले मतलब मैं थोड़ा सा इनके अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में बात करने से पहले कुछ आपको जजेस के केसेस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको तीन जज केस देखने को मिलते हैं। तीन जज केस कौन से हैं कौन से नहीं है,
एक पहला जो जज केस हुआ था वो आपके 1982 में हुआ था। इसके अंदर कोर्ट ने ये बोला था कि कंसल्टेशन जो मांगते हैं ना, मतलब हम जजेस के लिए, तो एक जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो सिंपल एक कंसल्ट मतलब एक कंसल्टेशन वर्ड पे एक आपको ऑल ओवर द अराउंड चीजें देखने को मिलेंगी। हम बोलते हैं फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थ्री जज, थर्ड जज केस। तो आपको कंसल्टेशन से रिलेटेड आपको चीज मतलब कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी इन तीनों जजेस के केसेस में, कि मतलब कंसल्टेशन इन द सेंस कि आप लोगों को दूसरों से भी सलाह लेनी पड़ेगी, यानी कि प्रेसिडेंट वगैरह इन सब चीजों से। ठीक, आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेनी है, अदर अदर अन्य जजेस से सलाह लेनी है। ठीक, तो फर्स्ट जज केस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला कि जो कोर्ट ने कि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कि वो अपने व्यूज वगैरह को ही एक्सचेंज इन द सेंस करेगा। ठीक, मतलब उसके व्यूज सामने वाले के व्यूज इन पे थोपे जाएंगे। ठीक, मतलब इन द सेंस कि डज नॉट मीन कॉन्करेंस, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के अगर हम कंसल्टेशन ले रहे हैं तो इट डजंट मीन कि उसका मतलब कॉन्करेंस। ठीक, या वो हमारे ऊपर उसके व्यूज थोपे जाएंगे। इसका मीन सिंपल ये है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ व्यूज, यानी कि आप लोगों के व्यूज की हम सम्मान रख रहे हैं और आप लोगों के व्यूज का हमें पता चल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कॉन्करेंस देखने को मिल रहा है उनके कंसल्टेशन अगर आप लोगों ने करी है तो। सिर्फ जैसे बोलते हैं ना, नो मीन्स नो, पिंक मूव में तो उन्होंने यहाँ पे बोला कंसल्टेशन हेयर मीन्स ओनली सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज, यानी कि आपके विचारों का आदान प्रदान। अब उनकी कोई कितनी ऑथेंटिसिटी है, कौन किसको कितना मान रहा है, इट इज नॉट बाइंडेबल टाइप समथिंग। ठीक, अब फिर सेकंड जज केस हुआ, कोर्ट ने फिर इस चीज को रिवर्स करा। मतलब पहले क्या होता था, जो आप लोगों को पता हो, जो कोर्ट के जजेस जो होते थे वो कैसे चुने जाते थे, ऑब्वियसली बात है। उनका क्या होता था, एक तरीके से अगर आप देखते हैं तो सीनियर मोस्ट जजेस टाइप से इनमें से करे जाते थे, है ना। सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे उसमें से आपके वो चुने जाते थे, और कंसल्टेशन करने के बाद। ठीक, अगर आपको पता हो जिस टाइम पे केशवानंद भारती केस आया था तो एज जो सीनियर जज वाला कंसेप्ट आपको वहां पे डिग्रेड होता हुआ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो जज 1973 केशवानंद भारती केस के एकदम पक्ष में था, वो सीनियर मतलब वो सीनियोरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उनको ना जज बनाते हुए एच एन बेग को जज बनाया था, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति थे जो सीनियोरिटी के बेसिस पर 1973 में जज बनने वाले थे, वो काफी अच्छे से 1973 वाले केशवानंद भारती केस के उसमें थे, पक्ष में थे, तो इस वजह से उनको नहीं बनाया और एच एन बेग वगैरह को उन्होंने बना दिया था काफी अच्छे से, अगर आप लोगों को पता हो। तो उसी के ऊपर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि हाँ, किस किस के साथ आप डिस्कस करेंगे चीजों को, कैसे क्या नहीं। तो एक सेकंड केस था, इसमें भी सेम वही था कि उस चीज को ही बताया गया कि जो मीनिंग है कंसल्टेशन का, सिंपल इसका मीनिंग इन द सेंस ये है कि ये जो आप मतलब जो कंसल्ट करा गया है प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो वो है एडवाइस जो दी जाएगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडेबल है अपॉइंटमेंट करने के लिए। जैसे कि जस्ट केस में बोला गया कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइस ली गई है या जो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, दैट एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक, ऑन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक, तो यानी कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडेबल होंगी। ये आपका सेकंड जज केस 1993 में बोला गया। इसी तरीके का एक आपको केस देखने को मिलता है 1998 में। ठीक, तो 1998 में थर्ड जज केस में क्या देखने को मिलता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी एडवाइस दे रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अलग जितने भी जजेस हैं उनसे भी वो एडवाइस लेने की जरूरत है इन द सेंस। ठीक, मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं कि सिंपल वन ऑफ द किसी से ही आपने सिंपल आपने ही दे दिया, बट आपको एक कोलेजियम इन द सेंस कि कोलेजियम वाली बात आपको यहीं से क्रिएट होती मिलेगी कि आपको अन्य अदर जजेस से भी वो लेनी पड़ेगी, क्या अप्रूवल इन द सेंस, है ना। तो अप्रूवल इन द सेंस कि उनकी भी आपको क्या करना है, कंसल्टेशन लेना है। तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि इनको कंसल्ट करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चार सीनियर मोस्ट जजेस से। ठीक, ओके, और दो अन्य जजेस भी अगर हो, मतलब जिन मतलब इन द सेंस कि दो अन्य जजेस अगर और लेना चाहें तो उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ऐसा लग रहा है कि एक कोलेजियम वाली शुरुआत काफी अच्छे से हो गई है। एक कोलेजियम ही चल रहा है बेसिकली।
है ना। तो थर्ड जज केस में क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अदर सीनियर मोस्ट जजेस से भी सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस लेनी है, ठीक, जिस टाइम पे वो ओपिनियन बनाएंगे, ठीक। तो आपको सिंपल कोलेजियम काफी अच्छे से देखने को मिल जा रहा है, ठीक। और आपको पता है फिर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में एनजेएसी आया, जिसने कोलेजियम सिस्टम जो जनरेट हो गया था उसको रिप्लेस करा, और उसको रिप्लेस करने के बाद आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको, आप लोगों को पता हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था, क्योंकि इसके अंदर एक जो कंसल्टेशन के लिए आपके लो कमीशन भी देखने को मिलते थे, लो कमिश्नर, है ना, लो मिनिस्टर। तो इसमें इसकी वैलिडेशन ये हो गई कि इसमें लेजिस्लेट आपके जुडिशरी में लेजिस्लेचर काफी अच्छे से इंटरफेयर कर रही है, लो मिनिस्टर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते थे। तो इस वजह से उन्होंने बोला भाई कि जो ये लेजिस्ले जो आपको सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है उसका हनन हो रहा है, ठीक। ओके, तो इसको ध्यान रखना, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। और आज जिस बेसिस पे आपके जो जजेस को सुना जाता है, तो उस मतलब जजेस को चुना जाता है वो आपका आज भी कॉलेजियम सिस्टम है, यानी कि पुराना सिस्टम जो भी आप देख रहे हैं, ठीक। अगर थोड़ा सा कुछ टाइमलाइन बताऊं मैं, 1950 से 1973 तक सीनियर मोस्ट जज ही रिक्रूट करे जाते थे, ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। और ये वाला कन्वेंशन मैं बोल ही रहा था, 1973 में इस चीज का आपको एबोलिशमेंट देखने को मिलता है। एएन रे को अपॉइंट करा जाता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन उनको और प्लस अन्य तीन जजेस जो लाइन में लगे थे सीनियोरिटी के बेसिस पे, यानी कि जिनको सीनियोरिटी के बेसिस पे मतलब रिक्रूट करा जाता, है ना, तो उनको भी हटाते हुए एम यू बेग को अपॉइंट करा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1977 में, ठीक। केस मैंने आपको बता ही दिया था कि बेसिकली क्या हुआ था क्या नहीं। कभी और इसके बारे में जानना हो तो कभी देखेंगे। एडवाइस ऑफ सीबीआई बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट, हाँ, ठीक। वही तो कॉलेजियम से आ रहा है ना, ठीक है, चलिए। लेकिन वो बाइंडेबल नहीं है कि आप कितने दिनों में कितने, मतलब उसको आप अपॉइंट कर रहे हैं। इशू तो यही चलता रहता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता रहता है हमने तो नाम कब के दे दिए हैं, पेंडिंग आप लोगों की वजह से चल रही है, आप अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। तमाम हेडलाइन देख लो कि हम तो आपको अपॉइंटमेंट की लिस्ट दे चुके हैं, आप क्यों नहीं अपॉइंटमेंट कर रहे हैं हमारे सीनियर जजेस का, ठीक। किरण रिजिजू जी और ये काफी अच्छे से दोनों बहस अभी आपको देखने को मिली ना इस कॉलेजियल सिस्टम के ऊपर ही। चलिए ठीक है, वो मेंस के हिसाब से कभी डिस्कस करेंगे बाद में। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो भारतीय होना चाहिए, उसको या तो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का 5 साल तक, या हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, एडवोकेट 10 साल तक, ठीक। और ये काफी अच्छे से प्रेसिडेंट की निगाहों में काफी अच्छा जूरिस्ट होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मिनिमम एज नहीं प्रोवाइड करी है आपके अपॉइंटमेंट के लिए जज के, लेकिन आप खुद लगा सकते हैं एक अंदाजा यार, मतलब आपको हाई कोर्ट का जज 5 साल तक रहना है, तो उससे पहले हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एडवोकेट रहना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह का काफी अच्छे से, ठीक। ये सब तो यानी कि कुल मिला के मिनिमम अगर एज भी देखें तो 35-40 साल तो कहीं नहीं गए हैं। 35-40 साल और प्लस उससे ऊपर ही जाके आपको ये जूरिस्ट वगैरह देखने को बनता है, उसमें भी आपको सीनियर मोस्ट कैटेगरी, अगर आप पहुंच भी गए कॉलेजियम में तो वहां पे आपको सीनियोरिटी वगैरह के बेसिस पे कॉलेजियम आपको रिकमेंड करेगा, जो भी है। हाँ, तो मतलब कुल मिला के 55-60 के आसपास ही आपको मौका मिलता है सीजीआई बनने का, ठीक। ओके, तो इसको ध्यान रखना। और इनको जो ओथ दिलाते हैं, शपथ ग्रहण जो कराते हैं, वो कौन कराते हैं, आपके प्रेसिडेंट कराते हैं, ठीक। और अगर इनका टेन्योर देखा जाए तो इनकी कितने टेन्योर है, 65 साल तक, ठीक। जो भी मतलब 65 साल तक इनका टेन्योर है। इनका कोई ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है, क्राइटेरिया टाइप, ठीक। इसी पे ही वो चल रहा था डिबेट डिस्कशन की इनके टेन्योर को बढ़ाया जाए, जो पेंडेंसी ऑफ केस है वो डिक्रीज होंगे, मतलब इनके जो टेन्योर है उसको 70 साल के आसपास करा जाए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है। जो रिमूवल ऑफ जज आपको देखने को मिलता है वो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के द्वारा जो प्रोसीजर दिया गया है उसके अनुसार आपको देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि एक रिमूवल मोशन साइन करा जाता है 100 मेंबर के द्वारा लोकसभा में और 50 मेंबर के द्वारा राज्यसभा में,
उसको मूव करा जाता है आपके सदन में। स्पीकर इस मोशन को एडमिट भी कर सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है। ही हैव डिस्क्रिशनरी पावर। समझ रहे हो? ही हैव डिस्क्रिशनरी पावर, या तो वो उसको हाँ या ना कुछ भी कर सकता है। तो स्पीकर और चेयरमैन दोनों का। और लोकसभा में चाहिए 100 मेंबर और राज्यसभा में चाहिए 50 मेंबर। इफ अगर मोशन पास हो जाता है दोनों सदनों के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, ठीक, तो इस चीज को आपके प्रेसिडेंट वगैरह को बताया जाता है कि जिसका आपको रिमूवल वगैरह करना है। तो अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करा गया हो। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच करा गया हो। ओके, चलिए ठीक है। आगे देख लेते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडोब जजेस, रिटायर्ड जजेस के बारे में। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट के द्वारा रिक्रूट करे जाते हैं, है ना? जिस प्रेसिडेंट, मान लीजिए जिस टाइम पे आपके सीजेआई नहीं है, मतलब सीजेआई इज एब्सेंट या सीजेआई इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ठीक, मतलब कुछ ऐसा इशू है, और तब क्या होता है, आपके प्रेसिडेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्रूट कर देंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जज को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो रिक्रूट कर देंगे। एडहोक जज क्या होते हैं, जिस टाइम पे कोरम जो होता है उसके अंदर कमी होती है, पर मतलब जजेस की, है ना? यानी कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के सेशन को करने की जो एक कोरम चाहिए, कोरम यानी कि मान लीजिए किसी भी चीज को करने के लिए 10 जजेस की आवश्यकता है, या मान लीजिए 40 जजेस की आवश्यकता है, लेकिन उस टाइम पे जजेस है ही नहीं। ठीक, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके अपॉइंट कर सकता है हाई कोर्ट के जजेस को एज एन एडहोक जजेस, ठीक, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। ओके, जिस टाइम पे आपके कमी देखने को मिलती है एक कोरम में किसी भी एक सेशन को मूव करने के लिए, मतलब इन द सेंस कि कोई एक मतलब चल रही है कोई चीज, एक लार्जर बेंच बैठ गया मान लीजिए, या सुप्रीम कोर्ट ने छोटी छोटी बेंचेस बनाई है उसमें जजेस की कमी पड़ रही है, तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जज को एज एन एडहोक जज मूव मतलब अपॉइंट कर सकता है। ठीक, जैसे आपके होते हैं ना एसोसिएट प्रोफेसर, एक प्रॉपर प्रोफेसर होते हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, एक पूरा एक मतलब एक एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट, इस तरीके से आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड जज को किसी भी टाइम रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक, किस चीज के लिए, कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एक बार मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में आए टेम्परेरी पीरियड के लिए और चीजें करें। मतलब अगर जो कोई भी जज रिटायर हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको रिक्वेस्ट करके बुला सकते हैं, ठीक, एज अ जज। ओके, चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्यूरिसडिक्शन देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। ठीक। अच्छा चलो, आप लोग एक चीज बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी है तो ऑब्वियसली बात है आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देखने को मिलती है। अच्छा, एक बार कोरम वाली फिर से एक्सप्लेन कर दो सर। अच्छा ठीक है, कोरम वाली में ये बात बोल रहा था कि जिस टाइम पे मान लीजिए आपकी बेंच बनाई गई है, मतलब 10 बेंच बनाई जा रही हैं, 10 केसेस आपको काफी तगड़े से एक मतलब आपको सोल्व ही करने हैं, अगर वो केस सोल्व नहीं हुए विद इन टाइम फ्रेम तो सोशल डिसहार्मनी देखने को मिलेगी। और एक एक बेंच के अंदर आपको पांच पांच व्यक्ति को रखना है, तो 10 पंजे 50। सुप्रीम कोर्ट के पास जज ही नहीं है इतने मतलब बेंच वगैरह में करने के लिए, है ना? ये कोरम वगैरह, मतलब मान लीजिए कि एक 50 लोग, 50 जजेस की मीटिंग होनी है किसी एक बड़े डिबेट डिस्कशन पे, या बेंच वाले ही रहने दो, तो मतलब 50 जजेस चाहिए, एक बेंच में 5 जजेस और 10 10 बेंच बननी है। तो उस टाइम पे तो आपका कोरम ही पूरा नहीं हो रहा है, मतलब मान लीजिए दो तीन बेंच ऐसी हैं जिसके अंदर 5 जजेस जो चाहिए थे उसमें सिर्फ तीन तीन जज है, और बाकी सब अन्य जज अन्य बेंच में पूरे पूरे जजेस पढ़ रहे हैं, ऐसा मान लो कि 8 बेंच के अंदर पांच पांच जजेस पूरे पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन दो बेंच ऐसे हैं जिसके अंदर तीन जज हैं, तीन जज हैं, दो दो की कमी है, तो सिंपल आपका कोरम मीट ही नहीं कर रहा है यार। पांच जजेस की एक बेंच होती है, आपका कोरम मीट नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो
हाई कोर्ट के जज को एज एन एड होक जज रिक्रूट करेंगे एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, जिस समय तक वो बेंच उस किसी एक केस पे आपके डील करेगी, सिर्फ उस टाइम के लिए एक टेम्परेरी पीरियड के लिए आपके हाई कोर्ट के जज को रिक्रूट करा जाएगा। ठीक, एज एन एड होक जज। ठीक, हाई कोर्ट का जज काफी अच्छे से एलिजिबल होता है ना सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह बनने के लिए, और वो क्या नाम है, सीजीआई बनने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को एज एन एड होक जज रिक्रूट करेगा फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये जो हाई कोर्ट की पेंशन है, वो किस फंड से निकलती है? हाई कोर्ट के जज की पेंशन किस से देखने को मिलती है, कौन से फंड से देखने को मिलती है? सीएफआई। ओके। हाई कोर्ट के जज की जो सैलरी है वो आपकी स्टेट के फंड से देखने को मिलती है, बट उसकी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देखने को मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए हम जुरिस्डिक्शन पे आ जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है ये देखेंगे। ओके। रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो ये आपकी पावर है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन होती क्या है ये, क्या नहीं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 के अंदर आप देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के बीच में देखने को मिलता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में देखने को मिलता है कोई डिस्प्यूट, तो या दो स्टेट के बीच में, या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जस्ट लाइक कावेरी रिवर डिस्प्यूट, है ना? ये सब तो वैसे इन सब के लिए तो इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्मेशन हो गई है आर्टिकल 263 के तहत। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई डिस्प्यूट राज्य को बीच में देखने को मिल रहा है, सरकार या किसी एक राज्य के बीच में, गवर्नमेंट या दो से ज्यादा राज्य के बीच में, तो उस टाइम पे जो केस डील होते हैं वो आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत डील होते हैं। ठीक। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन द सेंस कि दिस इज द फाइनल अथॉरिटी। ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, मतलब दिस इज द फाइनल अथॉरिटी टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये ओरिजिनल का यहाँ पे जो आप मतलब निकल के आ रहे हैं ना। ठीक, तो इस पे यहाँ पे ओरिजिनल का मतलब क्या आ रहा है काफी अच्छे से, कि यही है जो कि आपके इस तरीके का वो डिसाइड करेगी क्या, केसेस वगैरह। ठीक। ये जो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब आप बोलेंगे कि भाई ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? इस एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी अदर कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है इस तरीके के डिस्प्यूट। ठीक। ओके। कि कोई भी अन्य कोर्ट इस तरीके के डिस्प्यूट को नहीं सुन सकता है। दिस इज द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव मींस कि दिस इज द फाइनल अथॉरिटी टू डील विद दिस टाइप ऑफ केसेस। ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पहले से भी पता होगा, दोस्तों के रिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक। ओके। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपकी काम नहीं करती है, ध्यान रख लेना, किस किस पे? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, यानी कि जो संविधान के बनने से पहले की जो ट्रीटी है, उन पे आपकी ये काम नहीं करता ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सेकंड, इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट पे काम नहीं करता है, जो कि मैंने आपको बोला आर्टिकल 263 के तहत उनकी तो इंटर स्टेट काउंसिल बना दी जाती है। तीसरा मैटर जो कि फाइनेंस कमीशन का होता है, मतलब फाइनेंस कमीशन का मान लीजिए उसने एलोकेशन से रिलेटेड की, अरे यार इस स्टेट को इतना परसेंट आपको शेयर देना है, इसको इतना शेयर देना है, तो उन केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट मतलब उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं अप्लाई कर सकता है। ठीक, तो तीन केसेस है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी पे एप्लीकेबल नहीं होती है आपकी। ठीक। और सेकंड आपका इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट। थर्ड आपका मैटर रेफरिंग फाइनेंस कमीशन, जो भी मैटर आपको फाइनेंस कमीशन से देखने को मिलते हैं काफी अच्छे से, उन पे आपको ये देखने को नहीं मिलता है। और अगर और बताया जाए इसमें एक मतलब ये तो तीन ही बताया मैंने, और है एक ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि कोई एक कमर्शियल नेचर का आपको सेंटर और स्टेट के बीच में ऑर्डिनरी डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। ठीक। एक रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, अगर कोई कुछ डैमेज हो गया स्टेट वगैरह में, तो वो सेंटर से कुछ मतलब अपना रिकवर करना चाह रही है
है ना? तो उस केस में मतलब मान लीजिए कि वो सामने वाले व्यक्ति से पैसा लेना चाह रही है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से पैसा लेना चाह रही है और वो दे नहीं रहा है। मान लीजिए कुछ डैमेज हो गया है तो वो पैसा नहीं दे रहा है, तो उस केस में वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में लेके नहीं जा सकते उस केस को। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, मतलब आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं कुछ पैसों का, लेन देन का, सेंटर और स्टेट के बीच में, या पेंशन का, एम्प्लॉयज वगैरह के बीच में, तो आप उस मैटर को भी लेके नहीं जा सकते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको ध्यान रखना आप, कि किस किस केस में हम लेके जा सकते हैं, किस किस केस में नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? रिट जुरिस्डिक्शन। और रिट जुरिस्डिक्शन तो हम आर्टिकल 32 में देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट, अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली जा सकते हैं, किस लिए? अगर आपके अधिकारों का हनन होता हुआ दिखता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली अप्रोच हो सकते हैं इफ अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन देखने को काफी अच्छे से मिलता है। देर इज नो नीड कि आप काफी अच्छे से जाएं अपील के थ्रू, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। नहीं, फंडामेंटल राइट के लिए आप डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके एनफोर्समेंट देखता है ना फंडामेंटल राइट से। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट, आपकी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के, मतलब एनफोर्समेंट इन द सेंस कि आपको फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, वो काफी अच्छे से आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, और आपको पता है, हमने आर्टिकल 32 में देखा ही है रिट जुरिस्डिक्शन के कौन कौन सी होती है। हैवियस कॉर्पस, मैंडामा, सर्टिगोरी, प्रोहिबिटरी ना, तो ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो इसमें यहाँ पे वो डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। हाई कोर्ट भी आपकी रिट जुरिस्डिक्शन करता है, लेकिन हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो काफी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट की ही वो नहीं देखता है, क्या नाम है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही चीजों को नहीं देखता है, वो लीगल राइट्स भी देखता है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट भी नहीं है, उनके अलावा भी जो आपको राइट्स मिले हुए हैं उनको भी वो देखता है। यानी कि फंडामेंटल राइट के अलावा भी, जैसे कि आपको ये लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह ये सब मिले हुए हैं, तो वो उन सब चीजों से भी डील करता है। इसलिए हाई कोर्ट का एम्बिट रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर बड़ा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ये आप लोगों को पता भी होगा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज, और आप लोगों को पहले से भी पता है ये। ठीक, एक होता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? अपीलेट जुरिस्डिक्शन, बताइए, व्हाट इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन? कुछ नहीं यार, अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, या कुछ स्पेशल चीज, अगर आपको स्पेशल लीव आर्टिकल 136 के तहत पता है ना, कुछ स्पेशल कंडीशंस वगैरह, या आपको स्पेशल लीव वगैरह वाला जो मैटर होता है, तो आप उन सब चीजों में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। ठीक, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 2010 में क्वेश्चन भी आ चुका है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में। ये आपके आर्टिकल 143 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 143 ये ऑथोराइज करती है प्रेसिडेंट को कि वो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ले सकता है दो कैटेगरीज में, है ना। ये तो कोई क्वेश्चन आ रहा हो लॉ का रिलेटेड, मतलब कुल मिला के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से उसकी क्या ले सकता है? ओपिनियन। ठीक, कि भाई आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये ऐसे। ठीक, प्रेसिडेंट, चलिए दो कंडीशन में लेता है। पहली कंडीशन क्या है कि काफी अच्छे से कि पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए कोई फैक्ट वगैरह या किसी एक कानून पे कुछ सवाल उठ खड़ा हुआ है, ठीक, तो उस टाइम पे ये काफी अच्छे से उनसे पूछ लेता है चीजों को। लेकिन ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकते हैं ओपिनियन देने से, ये एक्सेप्शन चीज है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकते हैं अपनी ओपिनियन देने से प्रेसिडेंट को, तो इस चीज को ध्यान रख लेना। ओके, सेकंड चीज में प्रेसिडेंट कब लेते हैं ओपिनियन की? कोई डिस्प्यूट अगर उठ रहा है संविधान के निर्माण होने से पहले की कोई ट्रीटी है उससे रिलेटेड, ठीक। लेकिन इस वाले में ध्यान रखना, सेकंड वाली ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही देना होता है। फर्स्ट वाले में तो एक बार को ना दे कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसमें पब्लिक इंपोर्टेंस के लॉ से रिलेटेड बात हो रही है कि उसे कुछ लॉ पे या किसी फैक्ट पे दिक्कत है लॉ वगैरह में, तो वो उस टाइम पे अगर सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है।
ओपिनियन देने से। बट सेकंड केस क्या है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन आपकी ट्रीटी है तो वो काफी अच्छे से उस पे आपको सुप्रीम कोर्ट को आपको ओपिनियन देनी ही पड़ेगी। मीन्स प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देगा ही देगा अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी पे कुछ डिस्प्यूट उठ के आ रहा है तो। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके। ओके, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे में क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बाद आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखें तो जुडिशियल रिव्यू में आपके देखने को मिलता है क्या कि वो किसी भी मतलब अगर करना चाहे, मतलब जस्ट लाइक जैसे पीआईएल दायर होती है तो वो अगर रिव्यू करना चाहे इन द सेंस तो वो रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का चलो एक पूरा अलग से चैप्टर है, वो भी हम करेंगे, है ना। मतलब क्या होता था पहले कि जैसे सरकार ने कानून बनाया, सरकार कानून बना के आपके शेड्यूल 9 में डाल देती थी कि शेड्यूल 9 में डाल देते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू इन द सेंस कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का पता लगाना, ठीक, संवैधानिक है कि नहीं है। लेकिन जब शेड्यूल 9 में वो डाल देते थे तो शेड्यूल 9 क्या है कि अगर कोई भी लॉ उसके अंदर चला जाता था तो उसका कोई शेड्यूल मतलब उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाते थे। ठीक, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती थी जुडिशियल रिव्यू से। बट आईआर कोहिलो केस देखने को मिला 2007 में। उसने क्या बोला, 24 मार्च 1921 मार्च या 24 मार्च है शायद, 24 मार्च 1973 के बाद जितने भी केसेस हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, चाहे वो आपका शेड्यूल 9 के अंदर डला हुआ हो मैटर, चाहे आपका किसी के भी अंदर डला हुआ हो। कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आपकी चेक करते हैं काफी अच्छे से। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके। अच्छा, ये क्या लिखा है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप, मैं समझा नहीं। कुछ अगर पूछना है तो प्लीज बता सकते हैं। कुछ अगर ऐसे पूछना हो रिलेटेड तो प्लीज बता दीजिए, वरना फिर आगे मूव कर लेते हैं। अच्छा चलिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आगे सुप्रीम कोर्ट की और चीजें देख लेते हैं जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट इज दी, हाँ मतलब फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही आपको इंटरप्रिटेट करेगा आपके संविधान का। जो उसने फाइनल बोल दिया वो उसका ही मान्य होगा, चाहे अन्य किसी ने कुछ भी बोल रखा हो, डजेंट मैटर। ओके। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। आगे एक चीज बताना, अदर एक चीज क्या बताना, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ अन्य पावर देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो है। ठीक, ये डिस्प्यूट डिसाइड करता है जो भी आपको इलेक्शन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, ध्यान रखना। जो भी डिस्प्यूट आपके आते हैं इलेक्शन से रिलेटेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, उनको डिसाइड करते हैं ये। ठीक, इनको पावर है कि अपने जजमेंट को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको पता हो डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिताजी का जजमेंट को रिव्यू करके उसको ओवररूल कर दिया था। जो आपको देखने को मिलता है, ये वाला केस कौन था, अरे यार क्या नाम था, श्रेया सिंघल वाला केस। श्रेया सिंघल के अंदर उन्होंने प्रीवियस जो जजमेंट आया था उनके पिताजी का हेवियस कॉर्पस के अंदर, ठीक, उसको ओवररूल कर दिया था। एडीएफ जबलपुर केस जो था, ठीक, जो उनके पिताजी ने दिया था, तो यानी कि वो अपने जजमेंट का भी रिव्यू कर सकते हैं काफी अच्छे से। ठीक, और अगर आप देखें तो ये इन द सेंस कि इंक्वायरी कर सकते हैं जो भी बिहेवियर वगैरह या जो भी कंडक्ट देखने को मिलता है चेयरमैन या मेंबर्स का यूपीएससी के, तो उसमें भी ये इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक, और ये आपको पता ही है, सुपरिटेंडेंस इन द सेंस ये अदर फोर्स भी कंट्रोल करके सेंस रखते हैं। ठीक, कंट्रोल है इसका ऑल ओवर जितने भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब है। ठीक, आपको पता ही है ना, जिस टाइम पे हमने वो देखा था सर्टियोरी वगैरह, तो केसेस का ट्रांसफर भी हो जाता है। इन द सेंस कि अगर कोई जुरिस्डिक्शन मतलब कुछ केस वगैरह देखने को नहीं मिला तो अल्टीमेट वो सुप्रीम कोर्ट में आके ही फाइनलाइज होगा। ठीक, तो ये कुछ अदर पावर्स हैं, बाकी आप लोगों को पता ही है। बाकी तो इस पर मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। ठीक, चलिए, और इसमें अगर देखी जाए तो आपको पता है आर्टिकल 124A नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड है, 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट की कहाँ
सीट होगी कहाँ नहीं। आर्टिकल 141 आपका लॉ डिक्लेयर करा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि बाइंडिंग होता है सारे कोर्ट पे। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। ठीक। आर्टिकल 143 आपको वही पता है, ये प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है काफी अच्छे से सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, बाकी आर्टिकल्स आपको पता ही होंगे। ठीक, अब आप मेरे को एक चीज बताना। अब क्वेश्चन की जो बारी आती है वो मेरी आती है पूछने की। व्हाट इज स्पेशल लीव पेटिशन? आर्टिकल 136। क्या होता है स्पेशल लीव? मैंने इसमें बोला भी था अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर वो अपील कर सकता है स्पेशल लीव में। व्हाट इज स्पेशल लीव? एनीवन? बताइए प्लीज। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्या है स्पेशल लीव? व्हाट इज स्पेशल लीव पेटिशन? मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, आप लोग बताइए अब मेरे को कोई एक चीज कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एनीवन प्लीज। श्री कृष्णा मैम, अर्चना मैम, सुरुचि सिंह मैम, माही मैम, खुशी पांडे मैम, सुमन मैम, सुकुना मतता मैम। आ- भाई सुमन सर को भी मैंने मैम बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे वर्चस्व मैम लोगों का देखने को मिल रहा है ना। अच्छा बताइए ना क्या स्पेशल लीव पेटिशन? बड़े स्पेशल लीव पेटिशन, ये तो मैंने आप लोगों से ऐसे ही पूछ ही लिया, क्योंकि मैंने अपीलेट जुरिस्डिक्शन में बोला था और आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं मेरे से। जब आप लोगों ने पूछा नहीं तो मुझे लगा कि भाई हम पूछ लेते हैं। और मैंने दोबारा जो इन्होंने लिखा एडवाइजरी, मैंने दोबारा इसलिए ही बोला था कि शायद ये मेरे से पूछें कि अपील बाय स्पेशल लीव क्या है। लेकिन तब भी नहीं पूछा तो मुझे लगा कि आप लोगों को पता है, तो बताइए अब क्या होता है। प्लीज ट्राई करिए, कोई इशू नहीं है। बताइए तो सही क्या होता है क्या नहीं। नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं मतलब कुछ रेस्पॉन्स भी देखने को नहीं मिल रहा है। अरे यार, सो तो नहीं गए हो इसी पे? हाँ या ना तो कुछ तो लिखो इसमें। कभी नींद आ गई है आप लोगों को? अरे स्टोरी की क्या बात होती है यार, इसमें क्या स्टोरी वो होता है? ऐसा कुछ थोड़ी होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी केसेस वगैरह सुने होंगे, जैसे अपने मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों के घरों में इस तरह के केसेस ना होते हो। लेकिन आप लोगों ने कभी ये केसेस सुने हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया है वो, कि उसको स्टे मिल गया है? कुछ सुना है ऐसा स्टे ऑर्डर वगैरह? मतलब कभी भी आप लोगों ने या गाँव घर वगैरह में कभी इस तरह के केस सुने हो तो बोलते हैं कि इसको स्टे मिल गया है? हाँ, ये नाम है, इसको बताइए। हाँ मिलता है ना। बोलते हैं कि अच्छा, क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन स्पेशल लीव था। व्हाट इज स्पेशल लीव पेटिशन? अगर आप अभी भी बताना चाह रहे हैं तो प्लीज बता सकते हैं। मैंने अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर बताया था अपील्स बाय स्पेशल लीव, तो व्हाट इज अपील्स बाय स्पेशल लीव? ये क्वेश्चन था। अच्छा ठीक। आप बता सकते हैं तो मैम बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मतलब मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल वही है एक तरीके से। मान लीजिए कि आपका जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में आपका केस पेंडिंग, लाइक अगर मैं स्पेशल थिंग्स के लिए मिलता है, लाइक अगर मैं शादी, लाइक अगर मेरी शादी हो। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज बोला कि स्पेशल चीजों में मिलता है आपको। ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो केसेस वगैरह पेंडिंग है, आपके ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में काफी अच्छे से आपको देखने को। ध्यान रख लेना, इसमें कंडीशन ये होती है, ये जो स्पेशल लीव है ये आपकी मिलिट्री के ट्राइब्यूनल्स पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ना ही आपके कोर्ट मार्शल पे एप्लीकेबल होती है। आपका अगर कोर्ट मार्शल हो रखा हो, या ध्यान रखना ये केसेस एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक।
मिलिट्री के ट्राइब्यूनल्स के डिसीजन के अगेंस्ट और आपका कोर्ट मार्शल हो रखा हो, दोनों में आपको ये वैलिडेशन नहीं मिलती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ इंटरप्रिटेट नहीं करता है कभी भी, ध्यान रख लेना। ठीक, क्योंकि कोर्ट मार्शल अलग ही चलता है आर्मी वगैरह के कंडक्ट से। ठीक, तो ये जो आपको स्पेशल लीव मिलती है वो आपकी जो जजमेंट वगैरह इन द सेंस जो भी आपके खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी कोर्ट में इस तरीके से आपके खिलाफ कोई केस वगैरह चल रहा है और आपको स्टे वगैरह चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट आपको वो कंसिडर करके आपको स्टे ऑर्डर निकाल देता है और आपका जो मामला है उसको लंबित कर देता है आगे के लिए। ठीक, चलिए ठीक है, इस ऑर्डर को आगे 10 साल 5 साल जो भी एक टाइम पीरियड रहता है, तो उस समय के लिए आपको एक समय मिल जाता है ना। मतलब आगे चला जाएगा वो मैटर, उस टाइम पे आपको स्टे मिल गया, स्टे इन द सेंस कि वो रुका रहेगा, आपको कोई समन वगैरह इशू नहीं करा जाएगा, सुप्रीम अभी कोई भी कोर्ट आपके उस मैटर को नहीं सुन रहा है। ठीक, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिए। ठीक, और ये जो स्पेशल लीव है वो किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट में दे सकता है सुप्रीम कोर्ट और किसी भी ट्राइब्यूनल के, बट ये जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट में दे ही दे, वो उसकी इच्छा है कि वो देता है कि नहीं देता है, बट हाँ कोई ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकता हाई कोर्ट के अगेंस्ट में भी स्पेशल लीव का, है ना, देगा, लेकिन उसकी इच्छा के ऊपर है। बट मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट में कभी भी स्पेशल लीव वगैरह पे कुछ चीजें नहीं देखा, है ना, ध्यान रख लेना, मिलिट्री का कोड ऑफ कंडक्ट अलग चलता है, सारी चीजें अलग हैं, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। भाई आपका सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, जितना था लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। अगर कोई लक्ष्मीकांत को साथ में पेज बाई पेज भी अगर खोल के चल रहा हो ना, तो वो चीजें देख सकता है कि मैंने एक भी टॉपिक को ऐसा मिस नहीं करा है। अगर जो उसके अंदर की बेसिक डिटेल भी है मैंने वो भी बताई है, जो कि आपको काफी अच्छे से देखने को मिलती है। ओके, हाँ स्पेशल लीव आप अगर आप देखें तो स्पेशल लीव पेटिशन आपकी उसमें भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर वो सब चीजें आपके नहीं प्रॉपर वे में चल रही हैं तो आपको अल्टीमेट आपको सुप्रीम कोर्ट में ही आपको आके करना पड़ता है। ठीक, मतलब ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, और आपको स्टे ऑर्डर तो आपका हाई कोर्ट भी दे देता है ना तमाम चीजों पे। और प्लस आप अगर देखें चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं चीजों को। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी जो सेशन चल रहा है उससे रिलेटेड हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, क्योंकि अगर आपका अन्य क्वेश्चन है तो सेशन के बाद करें तो ज्यादा सही रहेगा। अगर अभी इस सेशन से रिलेटेड है तो अभी पूछ सकते हैं, वरना लास्ट में आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाई कोर्ट देख लेते हैं अब इसके साथ साथ में, तो हाई कोर्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, सेम वही स्टार्टिंग से क्या, कि आपका क्या होता है अगर आप देखें हाई कोर्ट ओरिजिनेट हुआ था सबसे पहले आपको 1862 में, आपको देखने को मिला होगा क्या कि 3 हाई कोर्ट आपके सेटअप करे गए थे, कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास में। 1866 में आपका एक चौथा हाई कोर्ट देखने को मिलता है इलाहाबाद के अंदर। 1862 में 3 हाई कोर्ट सेटअप करे गए थे, कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में। 1866 में आपको चौथा हाई कोर्ट देखने को मिलता है इलाहाबाद के अंदर। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख लेना। और सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आपको पता है 1956 के कि आपकी पार्लियामेंट किन्हीं 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है, जैसे कि आपको पंजाब एंड हरियाणा का एक हाई कोर्ट देखने को मिलता है। ठीक, तो वो आपकी किसके पास पावर है, वो कहाँ से आई आपकी पावर, आपके सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 से आपको वो पावर निकल के आई है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और अगर आप आगे देखें तो आप मेरे को ये बेसिक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ कितने हाई कोर्ट्स हैं। ठीक, बाकी कंपोजिशन इनकी सेम, मतलब कंपोजिशन देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जैसे हमने देखी थी इसमें देख लेते हैं। तो अगर आप, अच्छा लिखा है किसी ने टोटल कितना हाई कोर्ट्स है हमारे यहाँ अभी, 25। अच्छा ठीक है, और इसके अंदर जितने मतलब अगर आप देखें कि हर एक हाई कोर्ट के अंदर ऑब्वियसली बात है चीफ जस्टिस होता है, प्लस
इनका जो वो है कोरम, मतलब कोरम इन द सेंस कि कितने अन्य जजेस होंगे, वो प्रेसिडेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड मतलब कर लिया जाता है। जैसे कि अगर आप देखें मैक्सिमम आपको 34 देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक आपका मतलब इसके अंदर 34 के अंदर आपका इंक्लूड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, ठीक, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में आपको चॉइसेस देखने को मिलते हैं ना, ठीक। तो अगर आप इसमें देखें जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो किसके द्वारा रिक्रूट करे जाते हैं, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, बट कंसल्टेशन किसके साथ करना होता है उनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ। मतलब जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट के जज को रिक्रूट करना होता है तो वो किसके साथ कंसल्टेशन करना होता है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के साथ। और कोलेजियम सिस्टम का मैं पूरा बता चुका हूँ, फर्स्ट जज केस देखने को मिला, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, एनजेएसी, ये सब, ठीक। अभी सुप्रीम कोर्ट में ही देखा है 2-4 मिनट पहले ही। तो इसमें भी कोलेजियम के थ्रू ही करा जाता है। बेसिकली जो कोलेजियम पहले हमको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा था, सेम कोलेजियम के बेसिस पे इसके हाई कोर्ट के जजेस का भी डिसीजन आपको देखने को मिलता है, ठीक। ओके, तो ध्यान रख लेना, इसमें भी वही क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा, क्या कि सिटीजन होना चाहिए भारत का। बस उसमें कुछ 3-4 चीजें, जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे थे हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल या एडवोकेट 10 साल, तो इसमें वो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा कि इसको जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए कम से कम लगभग 10 साल, इन द सेंस कि एडवोकेट रहना चाहिए 10 साल के आसपास तक। या अ, अगर आप देखेंगे तो लगभग हाई कोर्ट का अगर ये एडवोकेट देखें 10 साल तक इनको हाई कोर्ट का एडवोकेट रहना चाहिए, तो तब ये काफ़ी अच्छे से बन सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी इनको, अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बताना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये कितने दिन तक हाई मतलब वो रह सकते हैं, इन द सेंस कि तब इनको हाई कोर्ट का जज रिक्रूट करा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, मतलब इन द सेंस कि एडवोकेट इनको कितने साल रहना पड़ेगा कि इनको एज अ जज रिक्रूट करा जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर भी। 10 साल, अच्छा, ठीक है। इनकी ओथ वगैरह करी जाती है आपके गवर्नर वगैरह के थ्रू, ठीक। और इनकी जो मैक्सिमम एज है, मतलब इन द सेंस कि ये होल्ड कर सकते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के जज का, मतलब इनका होना चाहिए कितना, 62 साल तक। इनको कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, ठीक। ये रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को काफी अच्छे से, ठीक। ये रिमूव करे जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन रिकमेंडेशन पे किसकी, पार्लियामेंट की। किस ग्राउंड पे, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे इनको क्या करा जा सकता है, रिमूव करा जा सकता है। अगर आप रिमूवल देखें, सेम प्रोसीजर देखने को मिल जा रहा था जैसे हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देख रहे थे। इनको रिमूव करा जा सकता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू। 100 मेंबर्स लोकसभा के अंदर मोशन को पास करें और 50 मेंबर राज्यसभा के अंदर में पास करें, ठीक। और अगर मोशन पास हो जाता है पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, तो वो जो रिकमेंडेशन है वो आपकी किसको जाती है, आपके प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देता है, ठीक। और अगर आप देखें अभी तक भी किसी भी का इम्पीचमेंट ऐसा देखने को नहीं मिला है, ठीक। ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज का, ना ही हाई कोर्ट के जज का। प्रोसीजर इम्पीचमेंट का दोनों का सेम ही है। और प्रेसिडेंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक, लेकिन कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और एक्टिंग चीफ जस्टिस आपके रिक्रूट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, वही कंसल्टेशन पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, ठीक। और अगर आपका हाई कोर्ट के जस्टिस मतलब नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी कारणवश काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा इशू है, तो वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को एज अ हाई कोर्ट का जज रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और हाई कोर्ट मतलब टेम्परेरी बेसिस पे प्रेसिडेंट किसी क्वालिफाइड पर्सन को एडिशनल जज के तौर पे रिक्रूट कर सकते हैं एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। मींस सिर्फ मैक्सिमम 2 साल तक हो सकता है, उससे कम कितना भी हो, लेकिन अगर किसी एक एडिशनल जज की जरूरत पड़ रही है, इन द सेंस जैसे हम पीछे देख रहे थे, ठीक, तो प्रेसिडेंट उसको रिक्रूट कर सकते हैं अगर कोई भी क्वालिफाइड पर्सन पाया जाता है उसके लिए, लेकिन मैक्सिमम 2 साल के लिए, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा। रिटायर्ड जज को किसी भी टाइम बुला सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, काम करने के लिए। इन द सेंस कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो टेम्परेरी पीरियड के लिए आपके किसको बुला सकते हैं, आपके रिटायर्ड जज को। तो
तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसकी कैसी होती है कैसी नहीं होती है, ठीक। देखो, अब आप बोलेंगे कि यार आपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हमने उसमें भी देखी थी, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। अब इसकी ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है क्या नहीं है, ठीक। इसकी जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो स्टेट वगैरह के मैटर से रिलेटेड नहीं है, ठीक। तो ये किस चीज से रिलेटेड है बताएंगे, जो इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो किस चीज से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि स्टेट के मैटर वगैरह से रिलेटेड काफी अच्छे से देखने को मिल रही थी, लेकिन ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पे आपको किस चीज से देखने को मिलेगी, बताइए बताइए, कुछ मैटर्स बता दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो यूपीएससी इज मोर कंसर्न अबाउट एक्सेप्शन, जो आपको एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं। किस किस मैटर में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके, या मतलब जो भी आप सुप्रीम कोर्ट में भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देख रहे थे, और वही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अगर आप हाई कोर्ट में देखेंगे, तो आप किसी अपील के थ्रू नहीं जा रहे हैं कि पहले आप हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका मामला चला, फिर आप हाई कोर्ट रीच कर रहे हैं, नहीं। आप फर्स्ट इंस्टांस में ही आप हाई कोर्ट को रीच कर सकते हैं विदाउट एनी पे ऑफ अपील, ठीक। ओके, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। अच्छा, वो जो उनका केस देखने को मिला था किसका, इंदिरा गांधी जी का, शाह कमीशन बैठा था। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हो, मैरिज से रिलेटेड कोई मैटर हो, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई मैटर हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो, कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई मैटर हो, और जैसे कि इन्होंने मैम ने लिखा ही है बहुत सही, इलेक्शन से रिलेटेड मैटर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर हो, फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट से रिलेटेड मैटर हो, ठीक। तो आप डायरेक्टली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन द सेंस क्या, कि फर्स्ट इंस्टांस में ही विदाउट एनी वे ऑफ अपील, यानी कि आप अपील करके नहीं पहुंचे वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या पहले आपने सेशन कोर्ट में गए, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब इस तरीके से नहीं, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में मूव करें। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। रिट ज्यूरिसडिक्शन वही आर्टिकल 226 के तहत आपके हाई कोर्ट को मिली हुई है, जो आपके फंडामेंटल राइट वगैरह का अगर आप हनन होता है तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक। ओके, लेकिन हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन आपका बड़ा है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्यों बड़ा है, क्योंकि वो लीगल राइट्स पे भी डील करता है। कौन, आपका हाई कोर्ट। ओके, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखने को, आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं। मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, इतना बताना वो गलत है कि सही है। The writ jurisdiction of the High Court is not exclusive but concurrent with the writ jurisdiction of Supreme Court। कि writ jurisdiction हाई कोर्ट की एक्सक्लूसिव नहीं है बट कॉन्करेंट है सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction से। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, क्या मतलब है इसका। बताइए बताइए, क्या मतलब निकल कर आ रहा है। एनीवन, यार ये स्टेटमेंट पता तो दो, ये सही है कि गलत है। द रिट jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव बट concurrent with the writ jurisdiction of the supreme court। Is it correct or not? Supreme Court writ jurisdiction of both High Court and Supreme Court। अच्छा चलिए भाई, हम ही बता देते हैं, कोई इशू नहीं है,
यार हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट अपने स्टेट के मामले को देखेगा ना, एक्सक्लूसिव थोड़ी है। अगर हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, नहीं ठीक है, आप मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक टेरिटोरियल जो वो देखने को मिलता है ना आपको लिमिट, क्या, कि जो हाई कोर्ट है वो विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो स्टेट का ही पर्सन है वो उनकी ही रिट काफी अच्छे से सुनेगा ना। ठीक, ये गलत होता है बताओ, चलो ये चीज भी बताओ तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या जो हाई कोर्ट है, मान लीजिए हाई कोर्ट है इलाहाबाद का, क्या इलाहाबाद का हाई कोर्ट आपके पंजाब के पर्सन की रिट जुरिस्डिक्शन को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है, बट अगर वो जो केस है या कोई भी एक्शन है वो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर में मामला हो क्या हुआ है, मतलब मान लीजिए कि पंजाब को कोई पर्सन आया उत्तर प्रदेश के पर्सन के साथ मतलब कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके, मतलब उसका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है ना, तो आप बोलेंगे कि यार वो तो पंजाब का पर्सन था, है ना। बट हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक, बाहर का भी कोई पर्सन, मतलब बट ये है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो आपके आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर हुआ हो, कोई भी चीज। अब आप बोले आपके साथ कोई मामला पंजाब में हुआ है, तो आपको वहां पे पंजाब के हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई कोर्स ऑफ एक्शन कोई बाहर का अन्य व्यक्ति भी है लेकिन आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर हुआ है, तो वो आपको उसी के हाई कोर्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक, जस्ट लाइक पुलिस, अगर मान लीजिए पुलिस के कोई क्षेत्र में कोई एक वो कर देता है, मतलब कोई तमिलनाडु के दो व्यक्ति है और दिल्ली में एरिया में आने के बाद वो किसी का मर्डर कर देते हैं, अब दिल्ली पुलिस उसको ये हवाला दे के तो अरेस्ट नहीं करेगी, मतलब छोड़ दे, ये हवाला देते हुए तो नहीं छोड़ेगी ना, ये तो तमिलनाडु के बंदे हैं, इनको तमिलनाडु वाली पुलिस पकड़ेगी, हम क्यों पकड़े। अगर कोर्स ऑफ एक्शन आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर में हुआ है तो आपकी हाई कोर्ट सुना सकती है, उस पर भी सुन सकती है। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। चलिए ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, चंदन कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो रिट जुरिस्डिक्शन आपकी हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ध्यान रख लेना। चंदन कुमार केस 1997 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिट जुरिस्डिक्शन आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब बताइए भाई, आगे करना है कि नहीं, क्योंकि देखो आगे अगर मैं आपको बताऊं तो फिर वही पावर आ जाती है सेम। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, कि आप बाय वे ऑफ अपील भी जा सकते हैं। एक प्राइमरी कोर्ट है अपील का काफी अच्छे से, सिविल मैटर्स में भी आप काफी अच्छे से जा सकते हैं, क्रिमिनल मैटर में भी काफी अच्छे से जा सकते हैं। ठीक, कहाँ, आप हाई कोर्ट में अपील के लिए। ठीक, तो इसको आप काफी अच्छे से जाइएगा। ओके, और कोर्ट ऑफ मतलब ये जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है काफी अच्छे से, है ना। जुडिशियल रिव्यू इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है एग्जामाइन करने की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जो भी लॉ इनेक्ट करे गए हैं आपकी स्टेट के द्वारा। ठीक, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मतलब संविधान, मतलब उनको भी ये रिव्यू अगर करना चाहे तो कर सकती है। ठीक, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब मान लीजिए कोई आपके अपील डाली, मतलब कोई एक पीआईएल दायर करी गई है किसी सेंटर के लॉ के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में, तो ऑब्वियसली बात है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी चेक करती है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू की भी काफी अच्छे से इसको पावर है। ठीक, ओके। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन द सेंस कि उसके पास दो मतलब अगर आप देखें तो बेसिकली क्या है कि वो अपने पिछले केसों का हवाला भी देके आगे के केसेस को सुनाता है। ठीक, अगर आप लोगों को पता हो, मतलब पीछे के केसेस में जो जजमेंट आया है उस केसेस का, उस पिछले केस का हवाला देते हुए आगे के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और इसको पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश करने की। ठीक, आप लोगों को पता ही होगा। ओके, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके डिफाइन नहीं करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये आपको देखने को मिलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के एक्ट के अंदर में। ओके, एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन कुछ नहीं होती है, ये बाकी जो अन्य भी कोर्ट हैं जो कि इसके अंडर में काम करते हैं, जो भी ट्राइब्यूनल है, इनके ऊपर ये काफी अच्छे से सुपरिटेंडेंस इन द सेंस कि ये इसकी निगरानी में काम करते हैं, ऐसा समझ लो।
अगर कोई भी चीज देखने को मिलती है तो काफी अच्छे से वाई वे ऑफ अपील आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला समझ नहीं आता ये चीजें। ठीक। बट यही है कि मिलिट्री कोर्ट वगैरह इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स में आप मतलब मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। ठीक। तो आपका हाई कोर्ट में भी ये पावर्स देखने को मिल रही थी। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 222 आपके ट्रांसफर से रिलेटेड है, जज के हाई कोर्ट के, एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में। ठीक। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भाई खत्म हो जाता है, यानी कि चैप्टर 34 और चैप्टर नंबर 26 इज फिनिश राइट नाउ। अब लिटरली बता रहा हूँ, इसमें एक सेशन और बचा है, ये खत्म हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत। दो तीन टॉपिक बचे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म और एक जुडिशियल रिव्यू का काफी अच्छे से मतलब डिटेल में। और एक आपको और क्या देखने को मिलेगा, लोक अदालत का टॉपिक देखने को मिलेगा काफी अच्छे से। कुछ स्पेशल प्रोविजंस स्टेट्स के, पंचायती राज देखने को मिल जाएगा। मतलब छोटे छोटे छुटकू छुटकू टॉपिक्स बचे हैं यार, खत्म हो गया म्यूनसिपैलिटीज। यानी कि मैक्सिमम अगर लगा तो 2 सेशन लगेंगे, लेकिन हाँ एक सेशन में तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मतलब 2 4 टॉपिक है जिनमें टाइम लगेगा, है ना। बाकी 2 सेशन में मतलब आज क्या है, फ्राइडे है ना, फ्राइडे और सैटरडे 2 में खत्म। ठीक। और बाद में इसके हम क्या चालू करेंगे, क्या चालू करेंगे, पीटी 365 पॉलिटी की। ओके। अगर कोई इशू है तो बता दीजिएगा, एज सच किसी का कोई डाउट वगैरह